भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी का मुसलमानों के साथ रिश्ता क्या है? इस देश में अपीजमेंट को अगर आप रास्ता मानते हैं तो अपीजमेंट किसी का नहीं। अखिलेश यादव को आतंकवाद के साथ जोड़ देना, दंगेश कह देना। अखिलेश अगर टेररिस्टों को बचाता है तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि सब लोग मिल गए हैं। आप बता दीजिए ना कि आपको टेररिस्ट फंडिंग नहीं हुई। ये नो क्यों नहीं कह रहा है केजरीवाल? यूक्रेन और रशिया के बीच में जो चल रहा है, रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री मोदी प्रचार में लगे हैं और वहां हमारे नागरिक फंस। आप बताइए अफगानिस्तान से कौन लेकर के आया सबको? आप बताइए सीरिया से कौन लोगों को लेकर के आया? आपको दिक्कत ये हो रही है कि मोदी जी प्रचार भी देख रहे हैं और देश भी देख रहे हैं। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं न्यूज 18। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए, संवाद करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी। आपका अभिनंदन है जेपी नड्डा जी, न्यूज 18 नेटवर्क पर। लेकिन आज आपके मन में जो सवाल है, खासतौर पर देश की जनता के, उन तमाम सवालों के जवाब जानने का हम प्रयास करेंगे। 5 राज्यों में चुनाव है, हिजाब का विवाद है, इसके अलावा भी महाराष्ट्र की राजनीति इस समय बहुत गर्म है। इसके क्या मायने हैं? मेरे साथ बात करने के लिए जेपी नड्डा मौजूद है। नड्डा जी, आपका अभिनंदन है। 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, 4 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मणिपुर में और गोवा में। पंजाब में आपकी सरकार नहीं है, लेकिन क्योंकि आप सरकार में हैं, आप डिफेंडर हैं। कितना मुश्किल लगता है ये चुनाव, क्योंकि इसको 2024 से पहले सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि 4 राज्यों में हमारी सरकार है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, गोवा में हमारी सरकार है, उत्तराखंड में हमारी सरकार है और मणिपुर में हमारी सरकार है। 2017 के पहले एक शब्द बहुत चलता था, एंटी इनकम्बेंसी जी। 2017 के बाद प्रो इनकम्बेंसी, यह शब्द हमको सुनने को मिला और 2019 के चुनाव में हमने वो प्रो इनकम्बेंसी देखी। इस चुनाव में भी चारों राज्यों में हमें प्रो इनकम्बेंसी दिखती है। लोग मोदी जी के नेतृत्व में और जो हमारे रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके नेतृत्व में जो स्टेट्स चल रही हैं, उसमें आम आदमी, गरीब आदमी जो पीड़ित रहा, जो शोषित रहा, जो वंचित रहा, जो दलित रहा, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा था, वह आज अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करता है। उसकी एम्पावरमेंट हुई है, महिलाओं की एम्पावरमेंट हुई है, युवाओं की एम्पावरमेंट हुई है, किसान मेन स्ट्रीम में आया है। ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर के इस बात को सूचित करती हैं कि लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को समर्थन देना चाहते हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं। ये मुझे दिखने को मिला है। ये आप एक सवाल मेरा, क्योंकि महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश का चुनाव, सभी चुनाव महत्वपूर्ण है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारें रिपीट नहीं होती है। ऐसा उत्तराखंड में भी हमें देखने को मिला है। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि साइकिल वाले कह रहे हैं कि साइकिल सरपट जो है वो दौड़ रही है। पश्चिम में मुस्लिम और जाट एक हो गए हैं। अगर हम पूर्वांचल की तरफ की बात करें, जो चुनाव अब जिस तरफ जा रहा है, बनारस, गोरखपुर की तरफ, वहां पर माना जा रहा है कि राजभर का जो अलायंस है, अखिलेश ने जो राजभर के साथ अलायंस करा है, वो बीजेपी को नुकसान दे रहा है। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव हैज मेड राइट चॉइसेस, यानी उन्होंने अलायंस बेटर करे हैं? मुझे आप तफसील से समय देंगे, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, अखिलेश जी और उनकी पार्टी और उनके पूज्य पिताजी भी एक लंबे समय तक समीकरणों की राजनीति करते रहे, वोट बैंक की राजनीति करते रहे, पोलराइजेशन की राजनीति करते रहे, और उनके दिमाग में ये मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स। हम उनको बताना चाहते हैं कि समय बदल गया है, अब मैथमेटिक्स नहीं है, ये केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री की दृष्टि से अमीश जी अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि उन्होंने 2017 में कांग्रेस के साथ अलायंस किया, 2019 में उन्होंने बीएसपी के साथ अलायंस किया। बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन आप लोग बोलते थे, और आप बोलते थे कि इसमें तमाम राजभर भी मिल गए थे, सब लोग मिल गए थे। आप तो प्रभारी थे उत्तर प्रदेश। मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी था और मैं कहता था दिल थाम के बैठो, एक तरफा फैसला आएगा। और अभी उन्होंने आरएलडी के साथ किया है, जिसकी ताकत भी सीमित है, क्षेत्र भी सीमित है,
लेकिन उन्होंने अलायंस किया है। नहीं, मैंने वही बोला कि मैं पश्चिम में आरएलडी और पूर्वांचल में राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य। मैं यही बता रहा हूँ, ये गलतफहमी में है। नेताओं के मिल जाने से वोटर मिल जाता है, जनता मिल जाती है, ऐसा नहीं होता है। जैसे ही ये अरेस्ट हुआ, शरद राव पवार को ममता बनर्जी ने कॉल किया और बोला कि विपक्ष को अब एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने बोला कि हम देशभक्त हैं, इसलिए हमें सबसे लड़ाई लड़ना पड़ेगा। किस किस से लड़ेंगे आप? ममता बनर्जी से भी लड़ेंगे, शरद राव पवार से भी लड़ेंगे, अखिलेश यादव से भी लड़ेंगे, अरविंद केजरीवाल से भी लड़ेंगे, राहुल गांधी से भी लड़ेंगे, प्रियंका गांधी से भी लड़ेंगे, महबूबा मुफ्ती से भी लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं और टीआरएस भी अब तो एक्टिव हो गई है, चंद्रशेखर राव भी एक्टिव हो गए। तो ऐसा लग रहा है कि एक महागठबंधन तैयार हो रहा है नेशन वाइड आपके खिलाफ। मना किसने किया है? आप इकट्ठे होइए ना। हर चुनाव में अमीश जी, चुनाव के पहले ये भारत भ्रमण पर निकलते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, और हर चुनाव के नतीजे आने के बाद फिर से ये भारत भ्रमण करते हैं। मना किसने किया है? आप कीजिए ना, ये प्रजातंत्र है। लेकिन हम भी लोगों को एक्सपोज करेंगे ना कि ये रीजनल पार्टीज और ये परिवार की पार्टियां देश के लिए कितनी घातक होती हैं, और अपने परिवार के लिए ये देश से कॉम्प्रोमाइज करती हैं। ये भी मैं बताने के लिए, हम नहीं बताएंगे कि नहीं बताएंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, देखिए मेरा बड़ा सीधा मानना है कि द ओनली पार्टी, नेशनल पार्टी विद आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड इज भारतीय जनता पार्टी। रेस्ट ऑल पार्टीज हैव बिकम फैमिली पार्टीज, डायनेस्टी पार्टीज, रीजनल पार्टीज, एंड रीजनल एस्पिरेशंस को उजागर करके नेशनल इंटरेस्ट के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करना, ये तरीका बन गया है। अब इसके साथ अगर झगड़ा होना है, आज हो या कल हो या परसों हो, जब हो, होना ही है, और ये हम लड़ने के लिए तैयार हैं ही, हमने लड़ना ही है। पर क्या आपको लगता नहीं है, क्योंकि हाल ही में चंद्रशेखर राव जो थे, उन्होंने शरद राव पवार से, उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात करी, और ऐसा लग रहा है कि एक तीसरा मोर्चा, यानी कांग्रेस का अस्तित्व उतना मजबूत नहीं रहा है, तो एक वैकल्पिक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा करा जा रहा है। बीच में खबर आई कि वो नीतीश कुमार को भी इसमें शामिल करने की भाई देखिए, जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री, प्रजातंत्र है, किसी को भी किसी से मिलने की छूट है। आप जरूर मिलिए। पिछली बार आपने पूर्व से शुरू किया था, ममता जी के पास गए थे ये चंद्रशेखर राव, अब इस बार ये शरद पवार जी के पास गया, पश्चिम भ्रमण पर गए। अब क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी अराउंड द कॉर्नर है, नीतीश कुमार को भी उस तीसरा मोर्चा अपने साथ लेगा और उनको प्रेसिडेंट बनाने की बात हो सकती है, ऐसी चर्चाएं हैं। देखिए, योर कमेंट्स ऑन दिस? देखिए, मेरा कोई कमेंट नहीं है। हमारा रिश्ता नीतीश कुमार जी के साथ, हम काम कर रहे हैं बिहार में, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, पूरी ताकत के साथ लगे हैं, पूरे अच्छे तरीके से एनडीए में काम चल रहा है, और इस तरीके की लोगों में संदेह पैदा करना, ये इनका रास्ता हो सकता है। वी आर ए मैच्योर्ड पार्टी एंड वी आर एन आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी। हम इतने जल्दी इस तरीके के न निष्कर्ष पर आते हैं, न निर्णयों पर आते हैं। हमारी पार्टी बहुत सोच समझ करके ही काम में जुटी। आपके प्रदेश अध्यक्ष है महाराष्ट्र की चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने बयान दिया कि 10 मार्च के बाद महाराष्ट्र में बड़ा बदलाव होगा, यानी सरकार में बदलाव होगा। What you have to say? देखिए, I have not gone through the statement and what intention, लेकिन 10 मार्च के बाद भारतीय जनता पार्टी 4 स्टेट्स में जीत करके फिर से आएगी। इसका एक राजनीतिक बदलाव माहौल पर तो आएगा ही आएगा, और वो माहौल में निश्चित रूप से तो महाराष्ट्र की सरकार पे खतरा है कोई क्या? सरकारों पर हम कभी खतरा अपने तरफ से करते नहीं है। ये लोग अपने ही वजन से गिरते हैं, ये लोग अपने ही कारणों से जाते हैं। हमारा ये सोचने का तरीका नहीं है। मेरा अगला सवाल, क्योंकि इस समय चर्चा में हिजाब विवाद बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत गहराता जा रहा है। शिवमोगा में तो एक हर्षा नाम के लड़के की को मौत के घाट उतार दिया गया, चाकू से गोद दिया गया, क्योंकि उसने फेसबुक पे एक पोस्ट लिखा था, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिखा था हिजाब के विरुद्ध। क्या कहना चाहते हैं? आप ही की सरकार है कर्नाटक में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेवार राष्ट्रीय पार्टी है और वैचारिक दृष्टि से काम करती है। धर्म के आधार पर लोगों का उन्माद बढ़े, यह उचित नहीं है। इसलिए हम जिम्मेवारी तरीके से सेल्फ रिस्ट्रेन करते हुए अपने आप को ऐसे विषयों के बारे में कोई समाधान की ओर चलें तो अच्छा रहता है। फिलहाल ये जो विषय है, यह विषय कोर्ट के, न्यायालय के उस पर है। मेरी टिप्पणी करना न्यायालय के जब कोई चीज़ अधीन हो वो उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि हम सब लोगों को कहते हैं कि सावधानी बरतें वक्तव्यों में भी, और न्यायालय पर विश्वास करें और पुलिस एजेंसीज पर विश्वास करें। हमने एक अपना कार्यकर्ता खो दिया जी, हमारे जो जिसके बारे में आप कह रहे हैं। भावनाएं उठती हैं, भावनाएं तो
आएंगी, लेकिन भावनाओं को संभालना और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को पूरी तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। क्या आप हिजाब जो विवाद ये खड़ा हुआ, इसका एक पॉलिटिकल रंग हो सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि स्कूल में एक ड्रेस कोड को फॉलो करना चाहिए, या फिर कोई हिजाब डाल के आ रहा है, कोई कुछ डाल के आ रहा है, ये फॉलो होना चाहिए? देखिए, भारत संविधान के तहत चलता है और संविधान पर हम विश्वास करने वाले लोग हैं और न्यायालय पर भी विश्वास करने वाले लोग हैं। डिटेल में न्यायालय इस पर अपना वक्तव्य देगा, टिप्पणी देगा और उसके बाद हम उसको फॉलो करने का प्रयास करेंगे। जी, जहाँ तक व्यक्तिगत रूप में हर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक अपनी इंडिपेंडेंस है कि वो इंटरनल डिसिप्लिन को अपने ढंग से इम्प्लीमेंट करे, ये उसके सोच का तरीका है, इसको इसी तरीके से सोचना चाहिए। लेकिन अब ये विवाद स्कूल से बाहर निकल चुका है, अब तो पॉलिटिकल रंग इसका इसलिए इसमें न्यायालय सोच रहा है, तो न्यायालय सारी बातों को ध्यान में रख करके जो जवाब देगा उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और वैसे कह रहे हैं कि मैं दाढ़ी रखूं, मैं टोपी रखूं, मेरी बहन बुर्का डाले, मेरी बहन हिजाब डाले, इससे बीजेपी की सरकार कौन होती है बोलने वाली? तो बीजेपी की सरकार ने बोला भी नहीं है, बीजेपी की सरकार ने कभी नहीं बोला, नहीं बीजेपी ने बोला। कर्नाटक में आपके मंत्री बोल रहे हैं कि हिजाब नहीं चलेगा। मैंने तुरंत उसी समय उनको टोका है और मैंने स्पष्ट रूप में बोला है, यू कांट क्रॉस द लाइन, वी वर्क अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से हम बंधे हुए लोग हैं। क्योंकि ईश्वरप्पा साहब ने जो कमेंट दिया, ईश्वरप्पा साहब को उसी दिन सुबह मैंने फोन करके कहा, जो उन्होंने भगवा झंडे के बारे में बोला कि रेड फोर्ट पर, बिल्कुल उसी समय बोला, हम नहीं बर्दाश्त करते, संविधान के अंतर्गत हमको चलना है और हम संविधान के अंतर्गत ही चलने वाले लोग हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा, गजवाए हिंद का सपना हम कभी पूरा नहीं होने देंगे जब तक बीजेपी शासन में है। इसीलिए हम कह रहे हैं चलेगा किससे? संविधान से चलेगा और संविधान के हम रक्षक हैं। लेकिन इसकी पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी लेना चाह रही है, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। नहीं, हमने कहा, देखिए क्योंकि अचानक यूपी के चुनाव में हिजाब की एंट्री हो गई ना। नहीं, हमने थोड़ी ना एंट्री की, हमने कहा एंट्री की है। कौन गया हिजाब पहन करके, किसने भेजा उनको, कौन लोग हैं उसके पीछे, आएगी अभी इन्वेस्टिगेशन, इन सब चीजों को निकाल करके लाएगी। पर योगी जी अपनी रैलीज में बोलते हैं, तो आपके मंत्री जाते हैं वो बोलते हैं। अगर आप टेररिस्टों को छोड़ेंगे अखिलेश जी, तो जेपी नड्डा बोलेगा कि नहीं बोलेगा? यू हैव गॉट कंट्रोल ओवर द एक्शन बट यू हैव गॉट नो कंट्रोल ओवर द रिएक्शन। मैं तो हिजाब की बात करूं, हिजाब पे आपके नेता पॉलिटिकल रैलीज में बोलते हैं। निश्चित रूप से इसी में से निकलती है ना चीजें। अब जिन्ना लाओगे और हम चुप रहेंगे, ऐसा कैसे चलेगा? अब जिन्ना क्या गलती? उन्होंने तो जिन्ना एक बार ही बोला, तो बीजेपी ने 100 बार ही बोला उसके बाद। देखिए, चावल के एक दाने से पता चलता है चावल की किस्म, राजनीतिक एक हरकत से पता चलता है राजनेता की नीयत, और अगर नीयत पता चलती है तो नीयत नेता की जन जन तक पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है और हम इससे पीछे कभी नहीं हटेंगे, हम बता के हटेंगे। क्या आपको लगता है, क्योंकि हिजाब का जो पूरा विषय है या फिर ओवरऑल जिस तरह से पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं आजकल, क्योंकि आप राजनीति में एक शालीन भाषा का इस्तेमाल हमेशा करते आए हैं, लेकिन जिस तरह के उन्मादी स्टेटमेंट्स दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं, क्या ये जायज है पॉलिटिकल? देखिए, उन्मादी स्टेटमेंट्स में हम भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है जो संविधान के दायरे से बाहर गया है, जो बाउंड्री से बाहर गया है, और बाउंड्री के अंदर खेलना ये तो हमारी जिम्मेवारी है। तो मैं यही कह रहा हूं ना कि देखिए, आप तो अब केजरीवाल, एक काउंटर क्वेश्चन है कि अब दंगेश कह देना, अखिलेश के 4 यार भ्रष्टाचार, आतंकवाद, एक अखिलेश यादव को आतंकवाद के साथ जोड़ देना, क्या आपको लगता है कि वो एक पॉलिटिकल दायरे में है? बिल्कुल, मैं बता रहा हूं, तारिक कासिम को जी, खालिद तारिक कासिम और खालिद मुजाहिद जी, इन दोनों को, शहाबुद्दीन को, जिस पर आजीवन कारावास का, और ये जो भी सैफ शायद नाम मैं गलत बोल सकता हूँ, अहमदाबाद दंगे में 38 लोग जो पकड़े गए हैं, ये सब लोगों को, इनके पिताजी अखिलेश के साथ फोटो है कि नहीं है? बीजेपी ने ट्वीट किया उसे, ठीक, बीजेपी ने ट्वीट किया। ये सब लोग, ये लोग जेलों में बंद थे कि नहीं? एक एक पर 4 जीवन के लिए आजीवन कारावास हुआ कि नहीं हुआ? अखिलेश जी ने 26 अप्रैल 2012 को इनको छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है? तो आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं, ये बात गलत कहाँ है? ये संविधान और बाउंड्री के बाहर कहाँ है?
और मैं एक बार नहीं बोलूँगा, 100 बार बोलूँगा, जनता को बताऊँगा कि एक मुख्यमंत्री ईश्वर की शपथ लेता है कि संविधान की रक्षा करेगा और वही मुख्यमंत्री ईश्वर की शपथ लेकर के आतंकवादियों की रक्षा करता है। तो यह तो जनता को बताना, उत्तर प्रदेश की जनता को बताना हमारा काम है। अगर वो मुजफ्फरनगर के मुख्य अभियुक्त को प्लेन से बुला करके अपने घर में दावत देकर बिरयानी खिलाते हैं तो अखिलेश जी को हम ये जनता के बीच में ले जाने से हम कतई नहीं छोड़ने वाले। और ये जो लोग दंगई हैं उनका साथ अखिलेश जी के साथ है, जो लोग आतंकवादी हैं उनको साथ अखिलेश जी ने दिया है। ये बात ब्लैक एंड व्हाइट में मैं बोलता हूं और ये सच है और इसीलिए मैं बारंबार इस बात को बोलता हूं। मेरा अब अगला सवाल पंजाब को लेकर और ये संविधान के दायरे के अंदर है। पंजाब को लेकर मेरा अगला सवाल है, क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश से आते हैं, लेकिन उसका पड़ोसी राज्य पंजाब है, लेकिन पंजाब में बीजेपी अपने बूते पर खड़ी कभी नहीं हो पाई। इस बार पंजाब में क्या होने वाला है, क्योंकि देश की नजर उस पर है? पंजाब में अच्छा होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी को पहली बार स्कोप मिला है बढ़ने का, इसलिए पार्टी की दृष्टि से मैं कहूं तो अच्छा रहेगा। आपका आकलन क्या है? आपने हंग असेंबली की ओर जा रहा है, लेकिन आपने ये प्रश्न पूछा है तो मैं पंजाब के बारे में ये जानना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप अब इस बात को भी ध्यान में लें कि केजरीवाल जी पर उनके ही साथी ने, कुमार विश्वास जी ने, जो उनके साथ एक समय में पार्टी को खड़ी करने वाले लोग थे, उन्होंने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया और आपने आज दिन तक जवाब नहीं दिया। ये क्या बताता है? उन्होंने तो बोला मैं स्वीट टेररिस्ट हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं स्कूल बनाने वाला स्वीट टेररिस्ट हूँ। ये प्रश्न का विकास करने वाला स्वीट टेररिस्ट का उत्तर कहाँ है? प्रश्न ये है कि क्या तुमने कभी किसी टेररिस्ट ग्रुप के साथ मीटिंग की है? क्या तुम्हारी फंडिंग टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा हो रही है? आप कह रहे हैं सिटिंग सीएम पर ये उसने टेररिस्ट ग्रुप के साथ मीटिंग करी है? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनके साथियों ने कहा है, ये आरोप है कुमार विश्वास। हाँ, ये नो क्यों नहीं कह रहा है केजरीवाल? आज दिन तक नो क्यों नहीं कहते हैं? और फिर आप बोलोगे कि हम उनको संविधान के दायरे से बाहर खींच रहे हैं। हम कहाँ खींच रहे हैं? केजरीवाल कह रहे हैं कि सब लोग मिल गए हैं, सब मिले हुए हैं, इस वजह से इस तरह का पूरा आडंबर लास्ट के 3 दिन में रचा गया, जिससे आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान हो जाए। ये देखिए, आप नुकसान क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आप चुप बैठे हैं। आप बता दीजिए ना कि आपको टेररिस्ट फंडिंग नहीं हुई है। आप क्यों नहीं कहते हैं कि आपका कोई आतंकवादी ग्रुप से कोई समझौता नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई, कोई कभी मीटिंग नहीं हुई, आप किसी के टेररिस्ट के घर ठहरे नहीं हैं? ये बोलने में आपको दिक्कत क्या होती है? मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि केजरीवाल के लिए तो आपने जो बोला वो बोला, लेकिन पंजाब में आपने बोला हंग असेंबली हो सकती है। अगर हंग असेंबली होती है तो क्या आप अकाली दल के साथ जा सकते हैं? और क्योंकि इस बार 5 कॉर्नर फाइट है, क्योंकि पंजाब के अंदर कई दल हैं, तो आप उसके मद्देनजर क्या आकलन देना चाहिए? अभी तो हाइपोथेटिकल होगा कहना, नतीजे कैसे आएंगे उस पर डिपेंड करेगा और ये फैसला हम नहीं, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है। सभी वरिष्ठ नेता हैं, उन लोग मिलकर के सारी बातों को तय करेंगे। लेकिन हमारी प्रायोरिटी इस वक्त पार्टी का विस्तार करना है और हम बहुत लंबे समय तक समझौते के कारण हमारे पार्टी का विस्तार पंजाब में नहीं हो पाया। हम 117 में से 23 सीटों तक ही सीमित रहे हैं। हमको मौका मिला है, हमने 65 सीटों प्लस पर हम गए हैं। हम इसको और आगे बढ़ाने वाले हैं। इसलिए हमारी प्रायोरिटी तो ये रहेगी कि हम विस्तार करें अपने आप को। इसलिए हम कोई समझौते की तरफ जाने के लिए इच्छुक, लेकिन अगर हंग असेंबली रही तो इच्छुक नहीं होंगे। नतीजे हाइपोथेटिकल, बॉर्डर स्टेट है, नतीजे हाइपोथेटिकल है। 600 किलोमीटर का पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, बिल्कुल, उसकी भी हम जिम्मेवारी समझते हैं। इसलिए हमारे नेता सारी चीजों को समझ करके करेंगे, लेकिन इसका आधार तब आएगा जब नतीजे आएंगे। आज की डेट में हम विस्तार की तरफ हैं और हमारी प्रायोरिटी में समझौता करना नहीं है। जी, क्या आपको लगता है कि गोवा और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी आपका खेल बिगाड़ सकती है? बिल्कुल नहीं, रही नहीं कहीं। नतीजे आपको बता देंगे। देखिए, एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च करके बड़े बड़े पोस्टर लगाने से लोगों के दिल में नहीं उतरते हैं। जी, दिल में उतरने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। उत्तराखंड में और गोवा में भारतीय जनता पार्टी नीचे तक पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ी है और जनता की सेवा की है। इसलिए दोनों जगह हमको आशीर्वाद मिलेगा। चलिए नड्डा जी, आपने हमें इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करने में।